ये एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? से हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2 3 4 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों ने समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। तो ये इन लोग लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। 7 जुलाई को जिले में प्राप्त हुई रिपोर्ट की संख्या 248 है। इनमें से एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, बाकी सभी 247 निगेटिव रिपोर्ट हैं। इसके अलावा अन्य लैबों से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई, इनकी संख्या 2 है, जो दोनों की दोनों पॉजिटिव रिपोर्ट है। आपको बता दें कि पॉजिटिव व्यक्ति विकास खंड पसगमा एवं थाना मैगलगंज के ग्राम खखरा का निवासी है। हाल ही में गुड़गांव से आया है और वर्तमान में होम क्वारंटाइन है। इसके अलावा अन्य लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार धौरारा के फॉरेस्ट रेंज कैंपस में अपने मामा के साथ रह रही एक बालिका जिसे बुखार की शिकायत थी, हाल ही में जनपद सिद्धार्थनगर गई, जहां उसका टेस्ट कराया गया और वह पॉजिटिव पाई गई है। इसी के साथ तहसील गोला गोकरणनाथ के मोहल्ला कुमारन टोला की निवासी एक महिला पॉजिटिव आई है, जिसकी भी रिपोर्ट अन्य लैब से प्राप्त की गई है। इस प्रकार जिले में कुल 131 पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से उपचार के बाद 114 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, जिनको स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है और उनको उनके घरों को भेज दिया है। इसके अलावा अगर नजर डाली जाए तो जिला लखीमपुर खीरी में वर्तमान में जनपद में कुल 17 एक्टिव पॉजिटिव केस हैं। इस लिहाज से लखीमपुर खीरी में कोरोना वायरस से काफ़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी, क्या नाम है? पूजा जैसा। पूजा जी, आज आप दर्शन करके आ रही हैं, दर्शन कैसा हुआ? दर्शन बाबा का बहुत अच्छा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन किया जा रहा है, सभी लोग पालन कर रहे हैं। वहाँ पर जवान लोग भी हैं, पुलिस लोग हैं, हमारे कर्मचारी लोग भी हैं, बोलते जा रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजरिंग करिए और थर्मल स्क्रीनिंग से जांच करिए। बाबा का दर्शन भी चारों गेट से एक लोग को दूर से कराया जा रहा है। क्या बाबा से प्रार्थना की आपने? बाबा से यही प्रार्थना थी कि बाबा ये जो महामारी चल रही है उससे ही आप सबको बचाइए और मेरे परिवार को भी बचाइए, और पूरे भारत में ही सबको कर्मचारी लोग हैं और मेरे जवान लोग हैं, मेरे पुलिस ऑफिसर लोग हैं, वो लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं और सबको पालन करा रहे हैं। अपने मुंह पे मास्क लगा कर रखिए और बाबा विश्वनाथ जी से यही क्या है, सबको स्वस्थ रखें और सब कोई स्वस्थ रहे। बस। जी, आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मैं डिप्टी एसपी अर्जुन सिंह, सीओ सुरक्षा वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर पर से सावन का पहला दिन है, सोमवार है जी। किस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कोविड को लेकर? कोविड को लेकर के सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गोला बनाए गए हैं पूरे बैरिकेडिंग के अंदर। उन गोलों में खड़े होकर के अपने बारी का आने का इंतज़ार करेंगे। सैनिटाइजर की व्यवस्था जगह जगह की गई है, सब जगह जगह पोस्टर होल्डर लगाए गए हैं, जिससे कि उनमें पूरे निर्देश लिखे हुए हैं कि मास्क का प्रयोग करें। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग जगह जगह पर लगे हुए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग होती है सभी श्रद्धालुओं की। जिनका टेम्परेचर अधिक होता है उनको रोक दिया जाता है, और जो मास्क धारण नहीं करते उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। मास्क बिना लगाए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, और बिना सैनिटाइजर के कोई भी श्रद्धालु अंदर नहीं आते। सभी लाइनों पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ से लेकर चौक साइड में, इधर गोदुलिया साइड में पूरी तरफ आप गोला बने हुए हैं। उन गोलों में सभी श्रद्धालु खड़े रहते हैं और बारी बारी सभी को
सुगम पूर्वक दर्शन कराए। किसी को श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। रात से 12 बजे के बाद सारी ड्यूटियाँ डिप्लॉय कर दी गई थी। सभी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और मंदिर में कितने लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, क्या व्यवस्था रखी है? 2 सामान्य जन के लिए व्यवस्था की गई मंदिर में आने के लिए, 1 VIP के लिए। तो लगभग 5 लोग हर लाइन से आते हैं, बारी बारी अपने दर्शन करके उनको निर्धारित रास्ते से उसी से वापस जाना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होता है। PA सिस्टम सभी को लगातार इस चीज़ का अवगत कराया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का धारण करें, सैनिटाइजर प्रयोग करें, उचित दूरी बना करके बाबा के दर्शन करें। धन्यवाद। धीरज भाई आपने कह दी कैसे? सर, जिले को लेकर क्या कुछ वोल्टेज की सूची तैयार की जा रही है? क्या कुछ तरीके से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सभी क्षेत्राधिकारी और SPs की कल बैठक की गई, जिसमें उन्हें जितने भी हमारे पुरस्कार घोषित अपराधी अभी पेंडिंग हैं उनकी धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया है। टीमें बना दी गई हैं ताकि शीघ्र ही उन सभी इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। साथ ही साथ जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स अभी खुले हुए हैं, उन हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी हमने अपने क्रिमिनल मॉनिटरिंग जो यूनिट बनाई थी ईगल मोबाइल्स, इनके द्वारा कराई गई है, जिसमें 1722 हिस्ट्री शीटरों की निगरानी कर ली गई है। क्षेत्राधिकारीगण को थाना प्रभारी के साथ समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया है। जितने भी सक्रिय अपराधी हिस्ट्री शीटर हैं और अगर वो अपराध में लिप्त हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी को निर्देशित किया है। साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थाने में टॉप 10 अपराधी चिन्हित करने हेतु मेरे द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है। वो अपराधी जो जघन्य अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, जिनका डर भय समाज में व्याप्त है, उन 10-10 अपराधियों को थानावार चिन्हित किया जा रहा है और वैसे ही सर्किलवार और एडिशनल SP के क्षेत्र में भी टॉप 10 अपराधी चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले स्तर पर भी हम लोगों ने 10 टॉप 10 जो जेल के बाहर हैं और टॉप 10 जो जेल के अंदर हैं, इनको चिन्हीकरण किया है। इनके विरुद्ध इनकी जो अर्जित संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई, इनके विरुद्ध जो है हिस्ट्री शीट गैंग रजिस्टर करने की कार्रवाई, और अगर इनके जितने भी सहयोगी संरक्षणकर्ता और इनके मददगार हैं उन सभी के विरुद्ध जो है आवश्यकता अनुसार कठोर कार्रवाई करने हेतु जो है अपने थाना प्रभारियों को और क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है। चोट लगा है। कहा तुम वो मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ पर थे उस समय? चलो बैठो बैठो। घर में थे? आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और पीछे हटो, पीछे हटो। थाने में थे? तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? बताओ। बैठो छोटू, बैठो घर पे, बैठो बैठो। घर पे कितने लोग थे? घर पर जब हमला हुआ था तब घर पे कितने लोग थे विकास के? चलो चालू करो। विकास के घर पे कितने लोग थे? तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? विकास के मुठभेड़ में थे? फिर कैसे घायल हो गए? एक केबल संभाल यार। लाल दुबे का साथी है श्यामू वाजपेयी, जिसको जबलपुर पुलिस ने मुठभेड़ में चोट लगा है। देखिए, आज हमारी टीम जो ये अभियान चल रहा है 3 दिनों से चल रहा है, जो जितने भी बड़े अपराधी हैं उनके लिए रात में भी दिन में भी बराबर चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज मुझे सूचना मिली रात के करीब 1:45 के बीच में, जैसे सूर्याओं ने दिया इस तरह यहाँ चेकिंग लगाए थे। शॉर्ट प्रभारी भी थे उनके साथ। तो बताया गया कि ये चकिया है, चकिया की तरफ से 2 बदमाश आते हुए मोटरसाइकिल से दिखाई दिए।
उनको चेकिंग के लिए रोका गया। रोकने पर उन्होंने तुरंत फिर उधर से भागने की कोशिश की, मोटरसाइकिल से गिर गए और फिर उन्होंने चेतावनी देने के बाद ही पुलिस पर फायर किया। उस फायर एक्सचेंज में एक बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं, जिसे फिर इसे भेजा गया तो अभी पता चला कि उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया है और एक बदमाश भाग गया है, जिसकी तलाश के लिए जिले की सभी टीमें लगी हुई हैं। सर कहाँ के रहने वाले थे ये, क्या था इनका अपराध लिखा? अभी जो सुरियावा से और हमारे जो एक सिपाही ने पहचाना है, उस सिपाही को भी उसने गोली मारी थी, जिसमें उसके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में जो हमारे स्वाट प्रभारी अजय हैं, उनको भी गोली पैर में लगी हुई है, उनको भी रेफर किया गया है। और पता चला है कि ये जो बदमाश है ये सुरियावा का रहने वाला है, इसका दीपक नाम है और ये जेल से फरार है। करीब 1.5 दर्जन मुकदमे इस पर हैं और इस पर 50,000 का इनाम भी है। 25,000 का इनाम हमारे यहाँ से है, 15,000 का इनाम अम्बेडकर नगर से और 10,000 का इनाम इसे बनारस से है। जो घायल है स्वाट प्रभारी होती क्या स्थिति है, कहाँ एडमिट है? घायल स्वाट प्रभारी को भी बताया गया है कि उनको हॉस्पिटल ज्ञानपुर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। अब वो अभी जा करके मैं देखकर बता पाऊंगा क्या स्थिति है। सर अभी तक क्या जानकारी मिली कि उनकी तरफ से कितनी फायर किए गए थे पुलिस पर? अब देखिए, अभी तो उसे तुरंत भेजा गया है, ये अभी फील्ड यूनिट आ रही है और मुझे भी पता चला है कि उसके पास 2 असलहे थे। एक उसके कमर पे लगा हुआ था, एक सौ फायर कर रहा था। कितने फायर किए गए हैं अभी रात है, अभी पता चल पाएगा इसको देख करके, देखो से पता चल पाएगा कितने फायर किए। लेकिन फिर भी पुलिस पार्टी द्वारा करीब 7-8 फायर किए गए और बदमाशों की तरफ से भी करीब 8-10 फायर किए गए हैं। कोई असलहा भी उनका बरामद किया गया है? जो मृतक बदमाश है उससे 2 असलहे बरामद हुए हैं, एक रिवॉल्वर है और एक देसी कट्टा है। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे से साठगांठ और उससे मिली भगत को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल ने थाना प्रभारी चौबेपुर रहे विनय तिवारी और बीट दरोगा के शर्मा को निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों की, विनय तिवारी और के शर्मा की, विकास दुबे से मिली भगत थी। सारी जानकारियां पुलिस को उससे साझा करते थे, मौके पर फरार हो गए थे, बाकी पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इन तमाम आरोपों के मद्देनज़र मोहित अग्रवाल आईजी ने घोषणा करते हुए इन दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आइए आपको दिखाते हैं कानपुर से गुफरान अहमद नकवी की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में ऑल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ ऑफ यूनियन ने झिलमिल कॉलोनी दक्षिणी शहादरा क्षेत्र में विशाल धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मेयर और कमिश्नर के द्वारा उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिसके चलते उनको कोरोना महामारी के संकट के बीच ड्यूटी करना पड़ रहा है। उनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। इससे पहले भी मेयर थे, इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और इससे पहले भी नेता सदन थे। आज ये मसला केवल 1 वर्ष का नहीं है, 18 वर्ष से ये हम दंश झेल रहे हैं। जबकि कर्मचारी दिल्ली में जो कार्य कर रहा है, निगम प्रशासन के जो अत्याचार है, ये अब से नहीं चल रहा। ये 20 वर्ष से 25 वर्ष से निगम कर्मचारी इस दंश को झेल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज कर्मचारी को 25-25 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भी उसका नियमितीकरण नहीं हुआ है। जबकि 240 हाजिरी पार कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। ये हमारी आरआर में लिखा हुआ है, ये हमारा ऑनडैम है, लेकिन फिर भी इनके कानों पर जूं नहीं रहती। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार सत्ता में होती है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आज 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज है, मेयर भी उसके, नेता सदन भी उसके, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी उसके, लेकिन फिर ऐसा रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं किया जा रहा ताकि कर्मचारी पक्का हो। कि आज जो है दुनिया चांद पर अपना आशियाना बनाने को तैयार है। आज इतना डेवलप हो चुका है ज़माना, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ा महकमा है दिल्ली का कॉरपोरेशन, जिसे हम MCD कहते हैं, तो उसके अंदर आज भी हमें तनख्वाह के लिए, अपनी वर्दी के लिए, अपनी एरियर्स के लिए, अपने बच्चों के ट्यूशन फीस के लिए आज भी जद्दोजहद कर कर हमें रोड पर आकर ऐसे टेंट लगाकर ऐसे धरने प्रदर्शन अपनी सैलरी के लिए करना पड़ता है। इससे बड़ी मैं मानता हूँ कि शर्मनाक बात कुछ भी नहीं है प्रशासन के लिए। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे कर्मचारियों की और सुपरवाइजरों की समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और दिल्ली में जो कोरोना महामारी फैल रही है, इतनी महामारी के अंदर, इतनी भयंकर बीमारी के अंदर जो हमारा कर्मचारी काम कर रहा है,
उन कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि कानपुर वाला किस्सा, कि कानपुर में 500 पुलिस वाले एक गुंडे और बदमाश आदमी के साथ उसके लिए काम करते थे। इसी तरह निगम में भी जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं ये सब भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको कितनी शिकायतें दे लो कर्मचारियों की मांगों के लिए, अगर बात करते हैं तो हाँ जी करके टाल देते हैं, काम कुछ नहीं करते। अधिकारियों को सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा, सारी बिल्डिंगें सील पड़ी हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहा, कोई मरता है, बीमार होता है, कोई सुविधा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी जो यूनियन है, ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन, ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैनिटेशन सुपरवाइजर यूनियन, दोनों यूनियनें मिलकर के इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि कर्मचारियों की समस्याओं का फिर भी समाधान नहीं किया जाता तो हम आगे इसको, अभी तो हमारा ये सांस्कृतिक है, इसको आगे। पूर्वी दिल्ली के बेलकम थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने रहमत की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, बदमाशों ने रहमत को गोली मारी। वहां मौजूद लोगों ने रहमत को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके उपचार के दौरान जनाब ऐसा है, रात को सही 1 बजे हमारे पास एक फ़ोन आया कि आपके भाई को किसी ने मर्डर कर दिया है। तो हम 2 बजे आ गए थाने के अंदर, तो पता चला कि 2-3 बदमाश आए थे और वो बैठे हुए थे कमरे में अपने, वहीं पर धुन गोलियां चला के वो भाग गए। ये इनमें इतनी ताकत थी कि उनके थोड़ी दूर तो भागे ये, लेकिन फिर गिर पड़े। अब क्या करते थे आपके भाई को, कितनी एज थी लगभग? वो कागज़ की कार्रवाई का काम करते थे, कागज़ वागज़ पर साइन कराना, ये कराना, कोई ऐसे काम था उनका कागज़ों का। तो अब क्या दुश्मना की थी ये तो हमें पता नहीं। किसने गोली मारी कुछ पता लगा? अब ये भी पता नहीं लग रहा है किसने गोली मारी है। कहाँ पे मारी थी गोली, तो कौन सी जगह? वेलकम जनता कॉलोनी। अच्छा, और कितनी एज होगी लगभग उनकी? उनकी उम्र थी 55-56। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको कुछ पता है? 2 लड़के हैं, कोई लड़का नहीं है उनके। 2 लड़के? हाँ, दोनों लड़के शादीशुदा हैं। तो इसमें पुलिस वालों का क्या कहना है, कितनी गोली लगी थी, कुछ पता लग पाया आपको? 2 गोलियाँ बता रहे हैं। कहाँ कहाँ लगी गोलियाँ? तो कहाँ जॉब करते थे? ये कागज़, ये घर पे काम करते थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके के डिस्ट्रिक्ट पार्क में माली के तौर पर नौकरी करने वाले राम सिंह का शव उसी पार्क में बने कमरे से लटकता हुआ मिला। उनके परिजनों का आरोप है कि राम सिंह फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं कर सकता है। इसको लेकर उनके कई तरह के सवाल हैं। आइए आपको दिखाते हैं नंद नगरी इलाके से मेघराज सिंह की रिपोर्ट, जिसमें परिजनों के कई आरोप भी आपको सुनाएंगे। हाँ, सवेरे ड्यूटी पे आए थे 6 बजे। मेरा देवता छोड़ कर गया 6 मोटरसाइकिल पे और 4 खंबे पे छोड़ कर गया डिस्ट्रिक्ट पार्क के 2। और वो डिस्ट्रिक्ट पार्क में गए थे और उसके बाद कह लगे फ़ोन करके, मेरा लड़का गया वहाँ घर पे, वो कह लगा कि मामा मैं घर आ चुका हूँ। और आ चुका मेरा, वो कह लगा भाई कि तुम मेरा खाना लेकर आ जाइए 9 बजे। बस इतनी बात हुई थी। खूब अच्छी तरह गए, राजी खुशी गए। आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? इसका मेरा लड़का दोनों खाने देने को आए थे, वहाँ पे कह लगे कि एक पीली शर्ट का आदमी और उंगली कट रही है, वो फांसी लगा हुआ खड़ा है मुझे में ऑफिस में। मेरे लड़का झांक के देखने लगे तो एक घस खा के गिर गया मेरा देह। लड़का कह लगा कि ये तो मेरा मामा है। लड़के ने घर फ़ोन करा, हम फ़ोन पे आए गाड़ी लेके, हमने देखा था फांसी लटके हुए खड़े थे। आपको क्या लगती है मर्डर है? मर्डर है ये, आपने आप नहीं लगाई है, मेरे भैया को फांसी लगाई गई है। मेरे भैया का मर्डर करा हुआ है। फांसी होती तो पैर लटके हुए होते, जीभ निकली हुई होती, और वो आज ऐसे ही खड़े हैं बस जैसा किसी ने फांसी लगा कर लटका दी। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ नगर पंचायत दफ्तर का औचक निरीक्षण नगर पंचायत अध्यक्ष जगवीर सिंह ने किया। वहां पर कई तरह की लापरवाहियों का खुलासा किया। जगवीर सिंह अध्यक्ष ने कहा कि कई तरह की लापरवाही आप खुद ही वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या किस प्रकार कैसे कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही। आइए आपको दिखाते हैं हापुड़ से अनिल कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। दो महीने से लाइट नहीं है, यहाँ से लेके ना नीलकंठ फार्म हाउस तक उनके साथ में राहुल, हाँ ये इधर वाला इधर वाली का राहुल इधर
काफ़ी दिन से जैसे कोरोना चल रहा है तो मुझे काफ़ी शिकायत आ रही थी कि सैनिटाइजर नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही है और हालत बहुत ख़राब है। कल हमारे यहाँ एक डेथ भी हुई है कोरोना से, उसे देख के मैं काफ़ी दुखी हुआ और मैंने आज जब ऑफिस में जाकर औचक निरीक्षण किया तो यो और धनपाल एक कर्मचारी है जिला के, इन दोनों ने मिलकर काफ़ी बदतमीजी की और ना ही निरीक्षण करने दिया और वहाँ काम करने वालों को इधर उधर कर दिया ताकि मैं किससे कोई पूछ ना पाऊँ, क्योंकि सैनिटाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैंने मुझसे तो बदतमीजी की और जो मीडिया से बदतमीजी की उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ मीडिया कर्मियों से। ये बड़े खेद की बात है क्योंकि मीडिया कर्मी चौथा स्तंभ है इस देश का, तो उनके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो काफ़ी गलत है। तो चेयरमैन साहब जैसे बदतमीजी की है, क्या आगे क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? अब देखो मैं एजेंट साहब से मिलूँगा क्या होता है, क्योंकि मुझे तो ये कुछ समझ नहीं रहे। आज से मुझे लगा कि ये अपने आगे ना डीएम को समझ रहे हैं, ना एडीएम को, ना प्रशासन किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। और जबकि एक मौत हुई है उसके बाद भी इनके कान पे जू नहीं चली है और ये लगता है कि अगर यही हाल रहा ना तो पूरी छावनी हमारी ध्वस्त हो जाएगी और कोरोना को हम रोक नहीं पाएंगे। क्या रवैया कैसा तानाशाही इससे ज़्यादा तानाशाही तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपने भी देखा और जो मेरे साथ हुआ ये तो आप देख रहे हैं कि जब मीडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है तो इससे ज़्यादा तानाशाही और क्या हो सकती है।